अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज हम शुरू करते हैं फ्रीनिक नर्व पैरालिसिस। तो फ्रीनिक नर्व पैरालिसिस क्या है? हमने इससे पहले पढ़ा था ब्रेकियल प्लेक्सिस पॉल्सी, वो इसका दूसरा पार्ट था। और ये इसका दूसरा पार्ट है, वो पहला पार्ट था फ्रीनिक नर्व पैरालिसिस। ये बर्थ इंजरीज में आता है, जो न्यूनेटल होते हैं, जो जिसका अभी भी बर्थ हुआ हो, तो उस वजह से जो है ना वो होता है फ्रीनिक नर्व पैरालिसिस। बर्थ इंजरी में एक इंजरी है। तो शुरू करते हैं अपने लेक्चर को, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करवाएं। तो शुरू करते हैं कि व्हाट इज फ्रीनिक नर्व पैरालिसिस। इससे पहले वाले ब्रेकियल प्लेक्सिस पॉल्सी में हमने डिटेल से पढ़ा था कि हमारे पास जो सर्विकल नर्व्स होते हैं, यहाँ पर कौन सी सर्विकल नर्व पास 8 नंबर होते हैं, 8 1 2 3 4 5 अप टू 8। ये 8 सर्विकल नर्व्स होते हैं। अब इन 8 सर्विकल नर्व में जो 5 से लेकर 8 तक नर्व्स होते थे, वो हमने पढ़ा था कि इसमें होते हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस पॉल्सी, क्योंकि इन नर्व्स को हम कहते हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस। लेकिन ये वाला जो 1 to 4 वाले जो नर्व्स है, 4 नर्व्स है, इसको हम कहते हैं सर्विकल नर्व। अब यहाँ पर सर्विकल नर्व की वजह से जो पॉल्सी होता है, जो डैमेज होता है, उसको हम कहते हैं फ्रीनिक नर्व। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ सर्विकल नर्व की वजह से नहीं होता। फ्रीनिक ब्रेकियल प्लेक्सिस पॉल्सी ब्रेकियल प्लेक्सिस की वजह से होता था, लेकिन जो फ्रीनिक पैरालिसिस है, फ्रीनिक नर्व पैरालिसिस, ये सर्विकल नर्व के साथ साथ इसमें होता है। सर्विकल नर्व की जो 3 नर्व है वो इनमें इन्वॉल्व होते हैं। कौन सी नर्व? 3 4 और 1, ये 5वां नर्व भी इसमें इन्वॉल्व होता है। तो ये जो 3 4 और 5 नर्व है, सर्विकल नर्व, ये होता है इन्वॉल्व किसमें? फ्रीनिक नर्व पैरालिसिस में। अब इसमें जो मेन नर्व है वो है 3rd नंबर नर्व। 3rd नंबर नर्व इसमें मेन नर्व है। बाकी जो 4 और 5 नर्व है ये ऑक्सिलरी है, ये भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट इसमें 3rd नंबर सर्विकल नर्व की, ये फ्रीनिक नर्व पैरालिसिस में होते हैं। तो ये 3rd नंबर नर्व क्या करता है? ये 3rd 4th 5th सर्विकल नर्व ये होता है, और ये इधर कंट्रोल करवाते हैं डायफ्राम को। किसको? डायफ्राम को। इसको हम कहते हैं फ्रीनिक नर्व। तो ये जो 3rd नंबर वर्टेब्रा से जो नर्व अराइव होता है, इसको हम क्या कहते हैं? फ्रीनिक नर्व। ये इधर से जो यहाँ पर आया हुआ है, जो इसको हम कहते हैं फ्रीनिक नर्व। अब ये फ्रीनिक नर्व क्या करवाता है? ये डायफ्राम को बहुत साइड से कंट्रोल करवाता है। इसकी इंफ्लेशन, इसके दोबारा नीचे होना, ऊपर होना, ये किस वजह से होता है? ये फ्रीनिक नर्व की वजह से होता है। तो सैंपल इसका पिथविजाई जी है। अगर हम पढ़ते हैं तो फ्रीनिक पैरालिसिस ऑफ द एक्सीलेटरल डायफ्राम। डायफ्राम का जो पैरालिसिस होता है एक्सीलेटरल, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम फ्रीनिक नर्व पैरालिसिस। एक्सीलेटरल का क्या मतलब है? एक्सीलेटरल का मतलब ये है कि ये वाला जो साइड है और ये वाला जो साइड है, हमने देखा इधर देखा कि इसको जो सप्लाई होता है नर्व की, वो दोनों साइड को सेम होता है, सेम वर्टेब्रल नर्व से या सर्विकल नर्व से, 3rd नंबर 4th नंबर 5th नंबर नर्व से। तो अब ये जो डैमेज होगा, अगर ऊपर एक नर्व भी डैमेज हो गया तो इधर जो डैमेज होगा वो बहुत साइड पे होगा, इस साइड पे भी होगा, इस साइड पे भी होगा। इस वजह से इस पैरालिसिस को हम कहते हैं एक्सीलेटरल डैमेज या एक्सीलेटरल डैमेज ऑफ द डायफ्राम ड्यू टू फ्रीनिक नर्व। Result from a stretch injury due to lateral hypertension of the neck at birth। तो ये आप किस वजह से होता है? अगर आपने बेबी का हेड उसको स्ट्रेच करवाया, क्या करवाया? स्ट्रेच करवाया। एक अनस्किलफुल पर्सन है, वो डिलीवरी के वक्त बेबी का हेड जो है वो स्ट्रेच करवाए, तो स्ट्रेचर की वजह से जो लेटरल हाइपर एक्सटेंशन होता है, ये हेड इस तरह अगर उन्होंने स्ट्रेच करवाया या इस तरह लेटरली उन्होंने हाइपर एक्सटेंडेड करवाया हेड को, तो इस वजह से जो है ना जो नर्व है इधर नेक के एरिया में वो डैमेज होता है। सर्विकल नर्व 3 5 4 एंड 5 नंबर नर्व, और इस डैमेज की वजह से क्या होता है? फ्रीनिक नर्व वो जो है ना अपना काम लॉस करवाता है। अब ये 3rd 4th 5th सर्विकल नर्व से होता है। तो ये हमने पढ़ा कि ये सर्विकल और ब्रेकियल प्लेक्सिस दोनों इसमें। ब्रेकियल प्लेक्सिस का पहले नंबर पर जो 5 नंबर नर्व है, और सर्विकल नर्व का 3 and 4th नंबर नर्व इन फ्रीनिक नर्व पैरालिसिस में क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। अब इसके साइन सिम्टम्स क्या है? तो साइनोसिस एंड इर्रेगुलर एंड लेबर्ड रेस्पिरेशन। तो पहले नंबर पर साइन सिम्टम्स क्या है? साइनोसिस है, इर्रेगुलर एंड लेबर्ड रेस्पिरेशन। क्यों? ये जो डायफ्राम है इधर देखिए, ये डायफ्राम इन्वॉल्व होता है क्या? लंग की या एयर अंदर और बाहर जाने में। अगर ये डायफ्राम प्लेटफॉर्म में आ गया तो लंग में
और बाहर से हवा अंदर आएगा। अगर ये डोम शेप इस डायफ्राम ने इख्तियार कर दिया तो हवा बाहर जाएगा, लेकिन आप डायफ्राम अपना काम छोड़ दिया, वो न डोम शेप इख्तियार करवाता है न प्लेट शेप इख्तियार करवाता है, क्योंकि फ्रीनिक नर्व का पैरालिसिस हो गया। तो इस वजह से लंग जो है ना रिस्पायरेशन नहीं होगा, रिस्पायरेशन नहीं होगा तो ऑलरेडी ऑक्सीजन नहीं होगा, जो ऑक्सीजन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, साइनोसिस होगा बॉडी में, एंड इर्रेगुलर एंड लेबर रिस्पायरेशन होगा, लेकिन फोर्सफुली होगा, क्योंकि आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत है, आपका डायफ्राम काम नहीं करवाता, तो फिर आप फोर्सफुली लेबर रिस्पायरेशन करवाएंगे। टिकिपियां हो गई इसके साथ साथ, टिकिपियां क्योंकि टिकिपियां किस लिए होगा, ऑक्सीजन की कमी है, तो ऑक्सीजन की कमी के लिए जल्दी से सांस लेना होगा, और साथ में रिसिप्टियां होंगी, रिसिप्टियां मतलब लेबर रिस्पायरेशन या लेबर ब्रीथिंग होगा, लेकिन सख्ती के साथ, पेन के साथ होगा। एंड नोज फ्लेयरिंग होगा। नोज फ्लेयरिंग क्यों होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से आप जो है ना ज्यादा सांस लेने की कोशिश करेंगे, ज्यादा सांस लेने में ये नोज का जो ये नॉस्ट्रल्स है, ये जब ज्यादा सांस आप लेने की कोशिश करते हैं तो ये इन्फ्लेट होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नोज फ्लेयरिंग। अब रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस, और साथ में रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस भी होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, और उधर लंग जो है ना अच्छी तरह ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करवाता, डायफ्राम खराब है, तो इस तरह से डिस्ट्रेस होगा, किसकी, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस होगा। रिस्क फैक्टर इसके लिए क्या है, तो पहले नंबर ब्रीच एंड डिफिकल्ट फोर्स डिलीवरी। आपने ब्रीच डिलीवरी क्या, एक ब्रीच डिलीवरी तो कॉमनली होता है कि अगर बच्चा जो है ना वो सही पोजीशन पे नहीं हो, सेफलोपेलिक पोजीशन पे नहीं हो, तो इस वजह से सेफलोकाउडल पोजीशन पे नहीं हो, तो इस वजह से ब्रीच डिलीवरी होगा। और साथ में डिफिकल्ट फोर्सेप्स डिलीवरी, अगर बच्चा नहीं निकल रहा हो, आपने किसका इस्तेमाल किया, फोर्सेप्स का इस्तेमाल आपने करवाया, तो इस फोर्सेप्स की वजह से या जो सर्विकल नर्व्स है या ब्रेकियल नर्व्स है वो क्या हो सकते हैं, वो डैमेज हो सकती है। Entry to the nerve start to occur at the point where it crosses the brachial plexus। तो अब ये एंट्री कहां पर होगा, उस पॉइंट पे जहां पर ये ब्रेकियल प्लेक्सस को पास करवाता है। यहाँ ये जो पॉइंट है, ये इस वाली जगह पे अगर इंजरी हो गया तो इस वजह से ब्रेकियल प्लेक्सस का जो 5 नंबर नर्व है सर्विकल, साथ में 4 और 3 उसके डैमेज का खतरा है, इस वजह से जो है ना क्या है, फ्रीनिक नर्व पैरालिसिस कर सकते हैं। मैनेजमेंट के लिए आप क्या करेंगे, तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन आप जनरली आपकी पोजीशन द बेबी ऑन द अफेक्टेड साइड। अब अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि हम जो लंग अफेक्टेड है, जो साइड अफेक्टेड है, अगर डायफ्राम का एक साइड अफेक्ट हो गया, दूसरा वाला साइड जो है ना थोड़ा सा काम कर रहा है, तो आप फिर क्या करेंगे, जो अफेक्टेड साइड है उस पे बच्चे को रखेंगे, क्योंकि जो अनअफेक्टेड लंग है सारा रिस्पायरेशन पे मूव करेगा, और जो अफेक्टेड लंग है उस पे तो ऑलरेडी आपने उसको लिटाया है, तो वो फोर्सफुल वो रिस्पायरेशन में हेल्प नहीं करेगा, इस वजह से उसका फर्दर डैमेज नहीं होगा। अच्छा, ऑक्सीजन थेरेपी एडमिनिस्ट्रेशन, ऑक्सीजन आप एडमिनिस्ट्रेशन करवाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी उसकी बॉडी में, तो आप आर्टिफिशियल ऑक्सीजन इस मास्क के थ्रू जो है ना आप लगाएंगे। साथ में अगर ऑक्सीजन से नहीं होता तो फिर आप मैकेनिकल वेंटिलेशन इन केस ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर, मुकम्मल फेलियर हो गया, ऑक्सीजन का मुकम्मल कमी हो गया, तो फिर आप क्या लगाएंगे, फिर आप मैकेनिकल वेंटिलेटर लगाएंगे। अब वेंटिलेटर जो है ना ऑक्सीजन मास्क से फोर्सफुली बंदे को जो है ना क्या करवाता है, ऑक्सीजन ट्रांसफर करवाता है। यहाँ पे देखिए ये मैकेनिकल वेंटिलेटर इस पेशेंट को लगाया हुआ है। इसके साथ साथ जो चौथा नंबर पर है, रेयरली रिकवरी यूजुअली आकर स्पॉन्टेनियसली बाय 1 to 3 मंथ, ज्यादातर इसकी स्पॉन्टेनियसली रिकवरी होती है, क्योंकि नर्व का डिकम्प्रेशन हुआ होता है या थोड़ी सी डैमेज हुआ होता है, तो फिर उसकी रिकवरी जल्दी से हो सकती है। लेकिन अगर फिर नहीं हुआ तो सर्जिकल एप्लीकेशन ऑफ द डायफ्राम बी इंडिकेटेड, फिर आप डायफ्राम की सर्जिकल एप्लीकेशन करवाएंगे। एप्लीकेशन का मतलब यह है कि उसका फोल्डिंग करवाएंगे, रिपेयरिंग करवाएंगे, तो उस एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल ये वाला डायफ्राम है, इस यहाँ पर ये जो है ना ये इधर स्टक हुआ होता है, नीचे आया है, तो आपने फिर क्या करवाया, आपने इसको ऊपर करवाया डायफ्राम, यहाँ पर जो है ना आपने एप्लीकेट करवाया, कट करवाया, और ये दोबारा आपने रिपेयर करवाया, इसको करते हैं सर्जिकल एप्लीकेशन। फिर आप करेंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करवाएं। नेक्स्ट वीडियो पे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।